वफाकी वजीर मुस्लिम लीग नून से बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त। डॉक्टर साहब, हुकूमत ने अच्छा फैसला तो किया है, बहुत सारी राइजें जो वो दिया, खासतौर पर तनख्वाहदार तबके के हवाले से तो एक बड़ा मुतालबा था कि क्योंकि टैक्स ऐसा लगता है कि सिर्फ यही तबका दे रहा है, तो हुकूमत ने जो है वो उसी तबके को जो है वो रिलीफ दिया। लेकिन अब जारी बात है उसको तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो लोगों की ज़राए आमदन है और वो उस हिसाब से नहीं बढ़े, और मे भी जितना रिलीफ लोग डिजर्व करते थे उतना नहीं दिया गया। किसी हद तक जो है वो दरमियान में हुकूमत कोशिश जरूर की है रिलीफ देने की। देखिए, एक तो आप क्योंकि तनख्वाहदार हैं, आपको तनख्वाह मिलती तो आपने वो फायदा तो फटाफट सुना दिया सबको। ये तो अच्छा किया, आपको फायदा हुआ। ये फायदा इस वजह से है कि मुल्क में ऐसा लगता है कि तनख्वाहदार तबका ही जो है वो टैक्स दे रहा है, क्योंकि उसका टैक्स जो है वो कट जाता है पहले। मैं तो वाह कर रहा हूँ, लेकिन आप ये बताएं कि आपको सहूलत का एहसास हुआ है? तनख्वाहदार तबके को जो रिलीफ मिले तो आपको ही मिलेगा, हमें भी मिलेगा, हम भी खुश हैं। हमारी तनख्वाह, हमें तनख्वाह नहीं मिलती, हमारी 6 महीने से वज़ीर आज़म ने बंद की हुई है। लेकिन बहरहाल सिफर के ऊपर भी जो टैक्स लगना था नहीं लगेगा। अच्छा, देखिए यार, बात ये है ये बड़ी अहम बात आपने की है। उसकी वजह यह है कि इस मुल्क में कौन है जो टैक्स देता है, कौन है जो बिल्कुल टैक्स की चोरी नहीं करता? ये वो है जो तनख्वाह लेता है। यानी उसका तो महीना ही शुरू होता है, 1 तारीख टैक्स कटने के बाद शुरू होती है। इस वजह से वो सेक्टर जिसके अंदर जीरो लीकेज थी, जीरो, यानी आप हर एक को कहते हैं शायद टैक्स चोरी करता हो, शायद टैक्स कम देता हो, शायद ज्यादा को टैक्स देना चाहिए, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कोई चोरी नहीं है, कोई चोरी की गुंजाइश नहीं। इस वजह से उन्हें रिवॉर्ड करना चाहिए था। और वो लोग जो 35% तक पिछले साल तक दे रहे थे, टैक्स दे रहे थे अपनी आमदन पे, अब 70 लाख रुपए कमाने वाले तक 70 लाख रुपए 35% नहीं लगेगा। और आपको मालूम है कि जैसे जैसे आपकी जो बतदरीज जो टैक्स ब्रैकेट है वो स्लैब बना दी, जैसे जो ज्यादा गरीब है उसको ज्यादा ब्रेक है, उसके बाद कम, यानी हर लिहाज से हर शख्स जो मेहनत से इज्जत की नौकरी करके पैसे कमा रहा था उसको रिलीफ दिया गया है। 2 चीजें की गई हैं। आपने घर चलाना हो, अपने बच्चे पालने हो, अपने माँ बाप की खिदमत करनी हो, तो 2 ही चीजें हैं ना, आपके पास आमदन होनी चाहिए। तो जो मिनिमम वेज है वो भी बढ़ा दी गरीब आदमी की, 10% के करीब गालिबन बढ़ाई, मिनिमम वेज भी बढ़ा दी। दूसरी तरफ जो सरकारी जो हैं, जो लोग मुलाजिम हैं, उनकी 7% तनख्वाह बढ़ा दी और सबका टैक्स काट दिया, यानी उनकी आमदन बढ़ा दी और जो वो टैक्स की मद में देते हैं वो घटा दिया। तो उनके घर के लिए, उनके बच्चों के लिए, माँ बाप की दवा के लिए या थोड़ी बाहर घूमने फिरने के लिए जो उनको सहूलत चाहिए वो पैदा कर दी। क्योंकि इससे पहले होता यह था कि एक तरफ टैक्स जो है वो बढ़ाई जाती थी, दूसरी तरफ टैक्स बढ़ जाता था, तो बराबर हो जाता था। तो ये एक तो ये बड़ी अहम बात है। अब वाहिद लोग वो तो नहीं है जो जिनके पास ऑलरेडी नौकरियां हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पास नौकरियां नहीं, जो आपका सवाल है उनके लिए क्या किया गया। तो अगर आप गौर से इस टैक्स के डॉक्यूमेंट को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि दही इलाकों में 3 नए प्रोग्राम जो हैं उनका जिक्र किया गया है और उनके लिए पैसे मुख्तस किए गए। पहला ये कि ज़राअत के लिए, किसान के लिए, गरीब किसान के लिए, वो लोग जो इस मुल्क की 40 से 45% वर्कफोर्स हैं, यानी जितने लोगों के पास नौकरियां हैं उनमें से 40 से ज़्यादा फीसद लोग जो है वो दही इलाकों में काम करते हैं, गरीब हैं, किसान हैं, वहाँ पे काम करते हैं। उन सब के लिए पैसे मुख्तस किए गए हैं ताकि खाद के लिए पैसे और नए सीड जो क्लाइमेट रिजिलियंट सीड हैं, या ज़्यादा एक ही वो आपका अगर एकड़ आपकी ज़मीन है तो उसके अंदर से 1.5 गुना या 2 गुना ताकत रखते हैं पैदावार की, उन सीड के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, सब चीज़ों के लिए पैसे मुख्तस करके आज ऐलान किया गया है ताकि वो लोग जो ज़राअत से मुंसलिक हैं, किसान हैं, उनको सहूलत मिल सके। दूसरा ऐलान जो किया गया है वो है कि उस
एग्रीकल्चरल लैंड किसान के अलावा वहां पे स्टोरेज है, वहां पे लॉजिस्टिक है, यहाँ पे कोल्ड सप्लाई चेन है, उसके लिए अलहदा पैसे मुख्तस किए गए। और ये कहा गया है कि ना सिर्फ किसान बल्कि किसान का कि वो गंदम या वो कपास या वो उनकी सब्जियां या वो फ्रूट जो मिडिल मैन या आड़ती लेकर जाता है और स्टोर करता है, उन्हीं इलाकों में अगर पैसे दे दिए जाएं और वहीं पे स्टोरेज हो जाए और वहीं पे उनके ट्रक चलने शुरू हो जाएं या वहीं पे कोल्ड स्टोरेज खुल जाएं तो क्या बात हो, क्या ही सहूलत हो। ठीक। तो ये दूसरी बात है जिससे नए कारोबार खुलेंगे। अगर किसी जगह पे स्टोरेज बनेगा तो वहां पे वो कंस्ट्रक्शन होगी तो वहां मजदूर आएंगे, वहां पे ईंटें लगेंगी, वहां पे सीमेंट आएगा, वहां पे काम होगा, तो वो भी शुरू हो गया। तीसरा, वहां पे छोटे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कारोबार के लिए एसएमई के जरिए की प्रोलिफरेशन के लिए पैसे मुख्तस किए गए। तो दही इलाकों की एक बड़ी क्लियर स्ट्रैटेजी है जो हमने। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें मुझे एक चीज समझाइएगा, तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ तनख्वाह जिसकी आ रही है एक चैनल के जरिए आ रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तनख्वाहदार तबका इस बात से जरूर इफेक्ट होता है कि उसकी तनख्वाह जो आ रही है वो तो बढ़ी है, लेकिन उसके साथ जो महंगाई है, जो चीजें हैं, उनकी कीमतों का क्या हो रहा है। फिर तनख्वाहदार तबके के अलावा बहुत सारे हमारा सेक्टर ऐसा है जो इस ग्रिड से बाहर है। मिसाल के तौर पर जो अगर कहीं अर्दली का काम कर रहा है, कहीं जो है वो माली का काम कर रहा है, वो लोग जो है जो घरेलू मुलाजिम है वो जाहिर बात है वो इस सारे, और वो ज्यादा इफेक्ट होते हैं कि बाहर जो चीजें चल रही हैं, बाहर जो महंगाई की सिचुएशन है, वहां पर क्या फर्क पड़ता है। अभी आपने उनकी तनख्वाह 40,000 मिनिमम वेज जो है वो गालिबन जो है वो करती है, लेकिन असल मसला ये है कि वहां पर जो गुर्बत है उसको कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है, और वो तभी होगी जब आपके खर्चे जो है वो बाहर की महंगाई कम होगी। तो यहां पर बताइए कि बजट में इसके तो आप ये तो मानते हैं ना कि तनख्वाह बढ़ा दी तो आमदन बढ़ गई। तो मेरा ख्याल है शायद 37,000 थी, उससे 40,000 की है। मैं तो मान रहा हूं, मगर तनख्वाह बढ़ाएंगे तो आपको इजाफी पैसे मिलेंगे ना। हमें तो 3-4 हजार रुपए लगते हैं कुछ भी नहीं, मगर जिसकी कुल तनख्वाह 30-35 हजार थी उसके लिए तो एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। 3,500 रुपए या 4,000 रुपए इजाफी मिल गए तो तनख्वाह बढ़ गई, तो इन लोगों की भी बढ़ गई। दूसरी बात यह है कि आज से 2 साल पहले, यार मैं आपसे एक बड़ी बात करता हूं कि मैं आपके प्रोग्राम में तो आप बड़ी शफकत फरमाते हैं, बुला लेते हैं, मैं हाजिर हो जाता हूं आपके पास। 2-3 साल पहले प्रोग्राम में हमारे क्या गुफ्तगू हो रही थी कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा। श्रीलंका का हाल देखा है आपने, 1-2 प्रोग्राम भी किए जिसमें दिखा रहे थे वो क्या पॉलिटिशियंस के कपड़े फाड़ रहे हैं, उनको धक्के मार रहे हैं, ऐसे की हुए थे प्रोग्राम। और हर बंदा मुझसे ये पूछ रहा था कि पाकिस्तान तो बैंकरप्ट होने लगा और पाकिस्तान का बॉन्ड तो 35 पैसे पे आ गया और पाकिस्तान तो ये जुमेरात नहीं काटेगा, पाकिस्तान जुलाई नहीं काटेगा, पाकिस्तान दिसंबर तक नहीं जाएगा, यहाँ पे गदर मच जाएगा, यहाँ पे लाइनें लग जाएंगी। आज हमारी तकरार इस बात पे हो रही है कि 2 साल आपने डॉक्टर साहब ग्रोथ तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने दे दी है, लेकिन मजा नहीं आया, कोई ग्रोथ ज्यादा होनी चाहिए थी। यही बात कर रहे हैं ना, तो आप इसकी तकरार ही देख लें। अच्छा। कि कहां पे 2-2.5 साल पहले जब हम हुकूमत में आए थे तो आप बातें कर रहे थे कि मर गए, लुट गए, डिफॉल्ट हो गए, बैंकरप्ट हो गया, और आज आप कह रहे हैं कि हाँ यार चलो हम मानते हैं ग्रोथ हुई, जरा मजा नहीं आया, ज्यादा होनी चाहिए। तो आपको हुकूमत की कारकर्दगी इसी बात से पता हो चल जानी चाहिए कि आज गुफ्तगू आपकी मेरी क्या हो रही है। यानी इसी जगह पे बैठ के हमने बात की कि खाने पीने की अशिया में 38% महंगाई की शरह हो गई। आज ये महंगाई का तूफान आने के बावजूद 7-8% महंगाई की शरह, अगले साल का टारगेट 8% है, इस दफा अभी तो कम है। ठीक है, अब आप ये देखें कि कहां पे गुफ्तगू ये थी कि 30-35% या 38% या 28% महंगाई की शरह है, और कहां पे गुफ्तगू ये हो रही है कि कहीं डबल डिजिट्स में ना चली जाए महंगाई की शरह। यही बैठे थे तो आप कहते थे कि कारोबार डॉक्टर साहब इस मुल्क में खाक होगा। जहां पे 20-20%, 22-22% के ऊपर आपको कर्जा मिल रहा है, उधर कौन कर्जा लेके कमाएगा, कितना कर्जा वापस देने के लिए आपने कारोबार बंद कर दिया। आज आप क्या कह रहे हैं कि यार ये तो 11% के करीब पहुंच गया है। तो आप जरा इसी गुफ्तगू का मुआजना कर लें, इसी में मुजमिर है हुकूमत की कारकर्दगी कि कहां पे तबाही की बातें, कहां पे ग्रोथ ज्यादा होनी चाहिए, कहां पे 30% महंगाई की बातें, कहां पे ये गुफ्तगू के कहीं डबल डिजिट में गरीब आदमी के लिए ना चली जाए, कहां पे ये गुफ्तगू के इंटरेस्ट रेट 22% और कहां ये इस बात पे गिला आपका कि 11 हो गई देखें दोबारा से। और ये सब कब हुआ है?
ये हुआ है 2 जंगों और 1 सैलाब के बावजूद। पिछले साल हमने अपनी जंग लड़ी, शिकस्त दी। हमने अभी खित्ते में जंग हुई, उसकी वजह से जो हमारे पर बोझ आया महंगाई का, तेल की कीमत बढ़ने का, वो हमने सही। हमारे मुल्क में सैलाब आया जो अजीम तरीन सैलाबों में से एक था, जिसने तबाही आपके गांव, आपके अपने इलाके में तबाही बेशुमार फैल गई। मगर इस सब के बावजूद हमने दूसरा साल ग्रोथ का फिर दे दिया। और अब हम कह रहे हैं कि ये तबाहियां ना होती तो ज्यादा होती। आप कहते हैं ये क्या बात हुई कि ना होती तो फिर हो जाता। हमने कहा ग्रोथ तो दी, लेकिन हुकूमत अभी कॉन्फिडेंट है कि ये जो मौशे अशारिये हैं वो ठीक। यार मेरी बात सुने, अगर ये सब कुछ करने के बाद देखें मोटी बात क्या है, टैक्स घटा दिया, आमदन बढ़ा दी। अभी मैंने आपको सिर्फ दही इलाकों के मैं आपसे ग्रोथ का पूछूंगा तो फिर आप बोलेंगे, लेकिन अभी एक सवाल तो ये है कि जो डेवलपमेंट बजट जो है वो अब जाहिर बात है आपने कहा कि सिर्फ 2 शोबों में रहेगा। 2 शोबों में रहेगा क्या मतलब? एक डिफेंस के अंदर और जो एसेंशियल सर्विसेज है वहां पर जो, और जो सूबाई डेवलपमेंट बजट है उसके जो पैसे कम हो भाई, मैं आपसे ये कहूंगा तो ये जो सेक्टर्स हैं, जॉब क्रिएशन है, जाहिर बात है डॉक्टर साहब ये उस पर तो इम्पैक्ट जो है वो मैंने तो आपको जब दही इलाकों की स्ट्रैटेजी बताई और आपने मुझे अर्बन की नहीं बताने दी। अच्छा, नहीं बताने दी आपने मुझे कि ये ना लोगों को मैंने कहा जरा तो मेरी मुझे ये तो लोगों को बताने दें कि इसमें है क्या। आप मुझे कह रहे हैं दिफा का, अब मैं आपको दावत देता हूं इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि अर्बन ग्रोथ कहां से आएगी, रूरल तो मैंने आपको बता दी। मैं आपको दावत देता हूं कि जरा गजा की तस्वीरें दिखाएं, और अगर उससे तसल्ली तशफ़ी ना हो तो ईरान की तस्वीरें दिखाएं, अगर उससे तसल्ली ना हो तो जरा लेबनान की तस्वीरें। पाकिस्तान का गजा और ईरान और जो है वो लेबनान से क्या मवाज़ना? वही जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब अगर वहीं पे है तो मैं वही दूंगा। अच्छा, अब आप कहेंगे जवाब भी मैं वो दूं आपकी पसंद का? नहीं, मैं तो कह रहा हूं जवाब आप क्या देना? अरे भाई, वो ममालिक जिन्होंने अपने बच्चों का दिफा नहीं किया, वहां पे माओ ने मलबे से अपने बच्चों की लाशें उठाई। और जिस तरह का ये यूनिलैटरलिज्म दुनिया में आ चुका है, जिस तरह ये नई नई बातें आ रही हैं कि ऑफेंसिव डिफेंसिव और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, और आपके साथ पहलू में आपका एक पुराना दुश्मन बैठा है जिसको आपने चने चबवा दिए हैं और खाक चटवा दी है। तो अब आप अपना दिफा भी मजबूत ना करें जबकि वो खरबों करें। लेकिन मेरे सिर से डेवलपमेंट बजट जो कम हो रहा है उसका दिफा वाली ग्रोथ पर पड़ेगा। दिफा वाली बात तो समझ आ गई ना? ठीक, आप तो नहीं कहेंगे दिफा ना करो, कोई भी इस मुल्क में नहीं कह रहा कि दिफा मत करो। सूबों ने भी उस दिफा के लिए सूबों ने बहुत कंट्रीब्यूशन किया, हम तो सैल्यूट करते हैं सूबों को, राइट। लेकिन जो आप तरक्कियाती मंसूबे कह रहे हैं उसके अंदर तो 1 ट्रिलियन रुपए रखे गए हैं तरक्कियाती मंसूबों के लिए, पिछले साल से ज्यादा रखे गए हैं तरक्कियाती मंसूबों के लिए। पीएसडीपी हमारा जो है वो 1 ट्रिलियन का है। इसके बावजूद कि हमने ये तमाम डिफेंस स्पेंडिंग करनी है और अपने अखराजात जो है उसमें कमी करनी है। अभी मैं आपको बोर नहीं करूंगा फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी सरप्लस और इस तरह की बातों से, ठीक है? मैं वो करूंगा, मेरे दोस्त राना साहब का प्रोग्राम आएगा तो उनसे करूंगा बात अगर वो बुलाएंगे। लेकिन आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि दिफा भी करेंगे, तरक्कियाती मंसूबे भी 1 ट्रिलियन के चलाएंगे, 850 अरब का सबसे बड़ा, जब पूरी दुनिया सब्सिडीज काट रही है, हम बेनजीर इनकम सपोर्ट में 17% इजाफा इस साल फिर दे रहे हैं। सबके बावजूद अब गुर्बत के लिए भी आपको 17% इजाफा दे दिया, तरक्कियाती मंसूबे भी 1 ट्रिलियन के कर दिए शहरों में और दही इलाकों में। शहरों में आपने नहीं सुनी, मगर मैंने जोर लगा के दही इलाकों में आपको बता दिया नए कारोबार कहां आएंगे। जिनके पास कारोबार हैं उनकी टैक्स भी कटवा दिया, उनकी इनकम भी बढ़वा दी। अब जान लेंगे क्या? ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जान तो नहीं, मुल्क ठीक होना चाहिए इंशाल्लाह। हम तो आप और हम सब यही ख्वाब लिए जान चाहिए, लोगों के लिए रिलीफ चाहिए जी इंशाल्लाह। मगर आप ये देखें कि जिसको आप कहते थे कि मरीज खून की उल्टियां कर रहा है और खून निकल रहा है, हमने उस मरीज को जो आप कहते थे खड़ा कर दिया। आज वो एक मजबूत मुल्क की तरह जंगें जीतने के बाद, सैलाब सहने के बाद तरक्की के सफर पे 3.7% तरक्की इस साल, इन तमाम चीजों के बावजूद 3.5% तरक्की पिछले साल। 92 लाख लोगों के लिए इस तमाम चीजों के बावजूद वो स्कॉलरशिप बच्चों के लिए, तालीम के लिए रखे गए हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक साहब, थैंक मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक।